सम अवस्था की पेरिटी, और अगर माइनस का F(1) होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम अवस्था की पेरिटी। यानी ये सम पेरिटी और ये यहाँ पर क्या है, विषम पेरिटी। अब नाभिकीय अवस्थाओं में भी पेरिटी, यानी किसके बारे में बातचीत चल रही है, नाभिकीय अवस्था में पेरिटी यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पेरिटी क्वांटम संख्या है वो कितनी ली गई है, तो दोनों के लिए +1 है वो ली गई है। और यदि नाभिक में एक न्यूक्लियन की कक्षीय क्वांटम संख्या L हो तो हम इसमें नाभिक में किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, P बराबर -1⁻L। वैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे कक्षाओं में गति करते हैं, ये तो अपने को सभी को ध्यान में है। ये बाहरी कक्षाएं होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और इनकी क्या रहती है, गति है वो रहती है। ओके, तो इनके लिए कक्षीय क्वांटम संख्या का नाम होता है। और इसमें स्पिन है, जैसे पृथ्वी हम बार बार कहते हैं कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो क्या है, कक्षा में चक्कर लगाती है। और पृथ्वी अपनी जगह भी घूर्णन करती है, जिसके कारण से 24 घंटे में दिन रात बनते हैं। तो कक्षीय क्वांटम संख्या L के लिए हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी को अगर एक परमाणु माने तो या इलेक्ट्रॉन माने तो पृथ्वी के लिए क्या है, L, एक तो S और एक L, दो चीज़ होगी ना, S और L। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत रहेगी आपको हर बार। L क्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या में पृथ्वी को एक इलेक्ट्रॉन ही मान लो, मैं इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य नाभिक है तो उसके चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगा रही है कक्षा में, और उसके कारण 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है तो 1 वर्ष हो जाता है। तो वो क्या है, L से कोरिलेट है, कक्षीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। और पृथ्वी प्रतिदिन, हम कहते हैं 24 घंटे में दिन रात बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि अपने स्थान पर भी रोटेशन करती है ये, यानी अपने स्थान पर एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन कर देती है एक बार। तो वो क्या है, इसका S है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का तो समझ में आता है कि ये बाहर रहते हैं तो ये ठीक है, ये कक्षाओं में गति लग रहा है, लेकिन ये अंदर जो नाभिक है, क्या इनके लिए भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कक्षाएं होती है क्या, जी हाँ, इनके लिए भी कुछ निश्चित मान रहते हैं। तो इसीलिए इनके क्या होती है, इनकी कक्षीय क्वांटम भी संख्या भी तो होती है और स्पिन क्वांटम नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से स्पिन और कक्षीय क्वांटम संख्या और L, इन दोनों को आपने किस में काम में लिया था, इसको आपने कोणीय संवेग में काम में लिया था, फिर चुंबकीय आघूर्ण में काम में लिया, और अब किस में काम में ले रहे हैं, पेरिटी के अंदर भी काम में ले रहे हैं। यानी कोई भी न्यूक्लियन यानी नाभिक में रहने वाला पार्टिकल, तो न्यूक्लियन कौन कौन हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो न्यूक्लियन है, उसकी कक्षीय क्वांटम संख्या पर पेरिटी निर्भर करती है। एक कक्षक है तो उसके लिए मान कितना होता है, जो एक न्यूक्लियन है उसके लिए पेरिटी का मान क्या होता है, -1/L। और सबके लिए क्या होगा, तो सबके लिए क्या हो जाता है, गुणा। जैसे कुल पेरिटी कही जाए P बराबर, तो क्या हो जाएगा, P1 डॉट P2 P3, ये सारे के सारे गुणा हो जाएंगे, Pn तक क्या होंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये वाला मान है वो अपने को मिलता है। अच्छा, कक्षक कौन कौन से होते हैं, तो S P D F G H, इस प्रकार से आपने मान सुना ही है, S P D F G H, यही होते हैं ना कक्षक। अब इसके अंदर से S D G H, इनके लिए पेरिटी रहती है आपकी सम, ठीक है। और P F, इनके लिए पेरिटी क्या रहती है, विषम रहती है। कारण कक्षीय क्वांटम संख्या। L, इसके लिए S के लिए L का मान क्या रहता है, S कक्षक के लिए 0, इसके लिए 2, और ऐसे आगे के मान रहते हैं, यानी सम मान रहते हैं। तो 0 रहे तो भी 1 हो गया, 2 रहे तो भी 1 हो गया, 4 रहे तो भी 1 हो गया। इनके लिए क्या है, P के लिए 1 और इसके लिए 3, तो 1 3 कुछ भी रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा आपका 1। देखो यहाँ पर ये जो P है ये पेरिटी को शो कर रहा है, ये P क्या है, इसका कक्षक संख्या को व्यक्त कर रहा है, L कक्षीय क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। यानी इसमें कक्षक जो है S P D F G H, ये सारी क्या है, इसके
ये क्यों कौन किसको व्यक्त करते हैं, आपके कक्षकों को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, बस इतनी जानकारी अगर आपको है तो ठीक है, इससे ज़्यादा जानकारी अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये नाभिकीय अवस्थाओं की पेरिटी मैंने बताई। परिणामी पेरिटी होगी तो वो सबका क्या हो जाएगी, गुणन है वो हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, वो अपन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है इसके बारे में। हमें 3 नाभिक इसने दे दिए कि हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अनियुग्मित न्यूक्लियनों की अवस्थाएं दी गई है, तो मूल अवस्था में पेरिटी की गणना कीजिए। एक तो इसने दे दिया 3 लिथियम 7 7N15 और 8O17। अब कह रहा है कि इसके अंदर आप क्या ज्ञात करो, इसकी पेरिटी है उसका मान ज्ञात कीजिए। और इनके 3 मान दे रखे हैं N, L और J, इस प्रकार से इसके मान दे रखे। ठीक है, तो कितना मान दे रखा है इसके लिए, पहले वाले के लिए 1p 3/2 दिया गया है, दूसरे वाले के लिए जो मान दिया गया आपको 1p 1/2 और तीसरे वाले के लिए जो मान दिया गया है 1d 5/2। ठीक है, अब 1p 5/2 n पहला जो मान है वो किसको व्यक्त कर रहा है, आपके n को, पहली कक्षा। ठीक है, दूसरा मान किसको व्यक्त कर रहा है, कक्षक। इसमें p कक्षक है, इसमें p कक्षक है और इसमें d कक्षक है। तीसरा क्या है, इसके कोणीय संवेग को मान व्यक्त कर रहा है। पहले लिथियम के लिए 3/2 है, नाइट्रोजन के लिए 1/2 है और इस ऑक्सीजन के लिए क्या है 5/2 है। ये मान अपने को दे रखे। कैसे मान आए वो अपने को नहीं याद करने, यहाँ पर अपने को दे रखे। अब अपने को तो पता है कि p के लिए क्या होता है 1 होता है, यानी -1⁻1, तो इसके लिए पेरिटी क्या हो जाएगी -1 हो गई ना, -1⁻1 यानी -1। इसके लिए भी पेरिटी क्या हो जाएगी, p के लिए -1 और इस -1 का स्क्वायर यानी इसके लिए पेरिटी क्या हो जाएगी +1। ठीक है, तो पेरिटी अपने को पूछिए, मूल अवस्था में 3 कण दे दिए, तीनों की पेरिटी, तो आधा नंबर और आधा नंबर तीनों का कितना हो गया मिलाकर 1.5 नंबर। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो हो गया। ठीक है ना, तो ये अपने को पेरिटी है वो ज्ञात करनी है। और भी आप इसको लिख सकते हैं कि चूँकि p के लिए ये मान क्या होता है, p के लिए 1 होता है तो l बराबर 1 होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों की पेरिटी तो समान है ना, तो इनके लिए तो p बराबर क्या कहते हैं -1⁻1, l बराबर 1 होता है। और इसके लिए क्या है, p बराबर -1⁻2, क्योंकि d के लिए l बराबर क्या होता है 2 होता है, तो ये 1 और ये क्या हो गया -1। ठीक है, इस प्रकार से और सिंप्लीफाई इसको करके आप बता सकते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बता दिया आपको, पेरिटी के बारे में। ठीक है, अब एक इसके आगे आता है समभारिक प्रचक्रण। समभारिक प्रचक्रण क्या होता है वो भी देख लेते हैं। समभारिक प्रचक्रण, नाभिक अपन जानते हैं, नाभिक में न्यूक्लियंस कौन कौन से होते हैं मैंने शुरुआत में बता दिया आपको। एक तो रहते हैं न्यूट्रॉन्स और एक क्या रहते हैं प्रोटॉन्स। अब इन दोनों की कई बातों में विशेषता होती है, जैसे दोनों हैं, इनका द्रव्यमान क्या रहता है समान रहता है। ठीक है, इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है s, वो भी क्या रहता है समान रहता है। तो कई साइंटिस्टों ने कहा कि ये सारे समान ही रहते हैं, तो एक काम करते हैं कि इन दोनों को एक कण है उसके बारे में हम ये कहें कि एक ही कण और उसकी 2 अवस्थाएं हैं। जैसे प्रचक्रण समान हो गए, द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा भी समान हो गई, और इनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है वो भी क्या होती है लगभग समान होती है। यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिपेल करता है और प्रोटॉन प्रोटॉन है वो भी क्या होता है रिपेल करता है। और भी बहुत सारी आंतरिक अभिक्रियाएं होती है, इस बुक के लास्ट चैप्टर में अपन वो पढ़ने वाले।
तो ये समान होती है, तो इन्होंने कहा, हाइजेनबर्ग ने ये सुझाव दिया कि क्यों न ऐसा मान लिया जाए कि हम ऐसा मानते हैं कि ये न्यूक्लियन एक और उसकी दो अवस्थाएं हैं। और कौन कौन से न्यूक्लियन एक, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, एक ही न्यूक्लियन है और उसकी दो अवस्थाएं हैं। और एक के लिए मैं मान लूँ कि और उसको क्या कहा, आई, ठीक है। और एक के लिए उसका मान दे दिया +1/2 और एक के लिए इसका मान क्या दे दिया, -1/2, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि नाभिक की अन्य क्रियाओं के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक ही न्यूक्लियन की दो अलग अलग अवस्थाएं होती है। और ये क्या है, आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि है, जिसके सापेक्ष क्वांटम संख्या क्या है, आई। और क्वांटम संख्या आई है, तो इसमें +1/2 जो आई जेड बराबर +1/2 माना, वो किसके लिए माना, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा प्लस का होता है, तो ऐसे याद रख लो, इसके लिए +1/2। और न्यूट्रॉन के लिए क्या मान लिया इन्होंने, -1/2। और ये क्या है, तो ये कहा कि फिर ये होती क्या है आई, तो बोले इसका ये गुणधर्म है न्यूक्लियन का, ठीक है ना। जैसे स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ऐसे ही ये मान भी इसका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने समभारिक प्रचक्रण को व्यक्त किया, ठीक। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, तो ये 3 आज की क्लास में अपन पढ़ लिए। 1.5 नंबर का सबसे पहले क्या पढ़ा, घूर्ण चुंबकीय अनुपात कह दो या चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा सबसे पहले। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, इसका एक तो ये आई के बारे में पढ़ लिया, समभारिक प्रचक्रण है वो, इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो समभारिक प्रचक्रण हो गया, पेरिटी हो गई और म्यू हो गया। अब इसके बाद में आता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी हम इसको कह सकते हैं। क्या होता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से। अगर जितने, अब प्रत्येक नाभिक का तो अलग अलग उसमें न्यूट्रॉन्स रहेंगे और अलग अलग प्रोटॉन्स, अलग अलग संख्या रहती है। प्रत्येक नाभिक के लिए ये कुल मान ज्ञात किया जाए तो उसके जितने न्यूट्रॉन्स हैं, यानी n गुणा mp mn, चलो न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान गुणा n प्लस प्रोटॉन्स का द्रव्यमान और गुणा mp, इनका जब योग किया जा सकता है, p सामान्यतः हम इसको व्यक्त नहीं करते, z के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। तो इनका अगर योग किया जाए तो ये हमेशा अधिक प्राप्त होता है किससे, एक से, कैपिटल S से। कैपिटल A क्या है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या से हमेशा अधिक प्राप्त होता है, क्यों, बाकी का कहाँ गया, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, उसकी बंधन ऊर्जा। यानी हम कहें कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है ये बेसिक। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता और ना ही पैदा किया जा सकता। अपन जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। अब बंधन ऊर्जा क्या कहलाता है, कोई भी नाभिक बना है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत दूरी से खींचकर लाए गए हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो उन सबको जब पास में लाया गया तो उनमें प्रतिकर्षण बल भी रहा होगा, ठीक है। और उन्होंने जिद भी की होगी, नहीं पास में नहीं आएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो फिर उनके अंदर क्या होगा, रिपेल होगा। इसके कारण से एक ऊर्जा लगानी पड़ती है, ठीक है। और वो ऊर्जा खर्च कौन करेगा, उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से ली जाएगी, तो वो ऊर्जा खर्च होती है और वो ऊर्जा की क्या कहलाती है, आपकी बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा किसी नाभिक को, या दूसरे शब्दों में कहें कि कोई नाभिक है, उसके घटकों में विभक्त करने के लिए, यानी उनको फ्री कर दो। भाई ये है, इसमें मैं कहूँ कि 5 यहाँ पर आपके पास में प्रोटॉन्स है और 3 न्यूट्रॉन्स है, इनको फ्री कर दो। तो फ्री कर दो, इसको मतलब इनको एनर्जी दोगे तभी तो फ्री होंगे, ये जाएंगे यहाँ छोड़कर। तो इनको मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वो क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं
कि किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं इसको, BAZ के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। मान कितना होता है इसका, तो मान जो होता है अपन मान कह सकते हैं ZMP NMN, ठीक है, NMN भी कह सकते हैं, या N बराबर क्या है यहाँ पर, N बराबर है A-Z, ठीक है ना, यानी A क्या है, कुल द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या घटा दो तो बच गई कि आपके न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये वाला मान है, प्लस इसके अंदर एक क्या होगी, द्रव्यमान क्षति -MAZ इंटू C²। ये जो मान है E बराबर क्या होता है, MC²। मैंने पहले ही बताया था आपको, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो E बराबर MC², ये किसका, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी तो है, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा ही तो है। और ये क्या है, ये पूरा जो पद है ये किसको व्यक्त करता है, ΔM, यानी इसमें से कितना द्रव्यमान कम है उस द्रव्यमान ΔM इंटू C², ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा BAZ, या इसको मैं कह सकता हूँ ΔMc²। क्लियर। तो यहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या है, MP वो प्रोटोनों का द्रव्यमान है, MN है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, और MAZ क्या है, इसमें क्षति है। और यहाँ पर ΔM क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान क्षति है वो कहलाती है। MAZ है, ये क्या कहलाता है भाई, आपका नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति ΔMc²। ठीक, तो ये हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा आ गई, ΔM क्या आ गई, इसकी द्रव्यमान क्षति आ गई। और इसके साथ में ही ये जो अपना टॉपिक है ये अपना कंप्लीट हो गया। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें सेकंड यूनिट अपनी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये घर पर पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जो भी आपकी और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ में वीडियो देखना, इसमें क्या आपको बताया गया है उसके नोट्स बनाना, या प्रॉपर उस टॉपिक को एक बार इतना तो होना ही चाहिए कि एक बार आप टॉपिक निकाल लो, हाँ ये टॉपिक अपने पढ़ लिया है। ऐसा ना हो कि देखा ही नहीं हो आपने उस टॉपिक को। जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आपको इतना कार्य करना है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।